हेलो नमस्कार। आज हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट कक्षा 9 का पहला चैप्टर लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इतना सबको पता है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जब हम विश्व को देखते हैं या प्राचीन विश्व को देखते हैं तो हमें विश्व में दो प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। एक जो परंपरागत शासन पद्धति है उसे हम लोग राजतंत्र कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक आधुनिक शासन पद्धति है जिसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। तो इस अध्याय में हमें लोकतंत्र को समझना है। तो लोकतंत्र को समझने से पहले एक बार थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस राजतंत्र और लोकतंत्र का समझ लेते हैं, जिससे हम लोग को लोकतंत्र पर समझ मजबूत करने का बेहतर अवसर मिलेगा। देखिए, राजतंत्र एक व्यक्ति का शासन होता है, वहीं लोकतंत्र जनता का शासन होता है, यानी कि सभी देशवासियों का शासन होता है। राजतंत्र अत्यंत केंद्रीकृत होता है, वहीं पर लोकतंत्र शक्ति तथा सत्ता के विभाजन पर आधारित होता है। यानी कि राजतंत्र में केंद्रीकरण होता है, सारी शक्तियां सीमित होती हैं किसी एक व्यक्ति के पास या एक परिवार के पास। वहीं लोकतंत्र में शक्ति और सत्ता के कई अंग होते हैं, जैसे कि न्यायपालिका को न्याय का कार्य दे दिया गया, व्यवस्थापिका को कानून बनाने का कार्य दे दिया गया और कार्यपालिका को कानून को लागू करने का कार्य दे दिया गया। वहीं राजतंत्र में क्या होता है, ये सभी कार्य एक ही व्यक्ति संचालित करता है या एक ही संस्था संचालित करती है। राजतंत्र वंशगत परंपरा पर आधारित होता है। आपने सुना होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो यह कथन किस पक्ष में है? यह कथन राजतंत्र के पक्ष में। ठीक है, राजतंत्र में होता क्या है कि जो व्यक्ति शासक है, आने वाले समयों में उस व्यक्ति के बाद उसी परिवार के उसी के वंश का व्यक्ति जो है नया शासक बनेगा। इसीलिए कहा जाता है राजतंत्र राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस पर आधारित होता है। वहीं लोकतंत्र योग्यता और चुनाव पर आधारित होता है। यानी एक दूसरा कथन भी आपने सुन रखा होगा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, राजतंत्र में क्या कहा जा रहा है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन लोकतंत्र में क्या कहता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि जो योग्य होगा वह राजा बनेगा, जिसे जनता चुनेगी वह राजा बनेगा। ठीक है, तो लोकतंत्र योग्यता और चुनाव पर आधारित प्रक्रिया होती है। राजतंत्र सैन्य बल पर आधारित होता है, यानी कि सैनिकों के बल पर शासन किया जाता है। वहीं लोकतंत्र जनादेश पर आधारित होता है कि जनता ने चुनाव के द्वारा जिसे चुना, जिसे फैसले लेने के अधिकार दिए, वही उनके लिए फैसले लेगा, कानून बनाएगा। इसे हम लोग जनादेश कहते हैं। राजतंत्र तानाशाही, दमनकारी तथा निरंकुशवाद अक्सर देखा जाता है कि राजतंत्र में ये गुण देखने को मिलते हैं कि राजतांत्रिक सरकार जो होती है, राजतंत्र के जो शासक होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा तानाशाह, दमनकारी, यानी कि अगर प्रजा विद्रोह करती है तो उसे सैन्य बल के आधार पे, ताकत के आधार पे दबा दिया जाता है। यह भी नहीं सुना जाता है कि जनता की मांग सही है या गलत। यानी सही हो तो भी उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है और गलत है वह तो बात ही अलग है। ठीक है, इसके अलावा निरंकुश होती हैं, यानी कि राजतंत्र के शासकों पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। वे पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं किसी भी प्रकार का फैसला लेने के लिए। वहीं लोकतंत्र
संवैधानिक व्यवस्था पर आधारित होता है, यानी कि यहाँ नियम और कानूनों का समूह होता है जिसके दायरे में रहकर सरकार को काम करना होता है, शासक को कार्य करना होता है। इसके अलावा लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर भी आधारित होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जो है समान राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं। जैसे कि आपने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुनी रखा होगा, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक तरह का राजनीतिक समानता है जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब तक आपने जो राजतंत्र और लोकतंत्र के बेसिक डिफरेंस के बारे में जाना, इससे आपको एक हिंट जरूर मिल रहा होगा कि लोकतंत्र कहीं न कहीं राजतंत्र से बेहतर है, राजतंत्र से अच्छी शासन व्यवस्था है। आइए अब हम अपने टॉपिक लोकतंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जनता का शासन। यानी एक प्रॉपर डेफिनेशन हमें चाहिए, एक परिभाषा चाहिए जिसे हम बता सकें या एग्जाम में लिख सकें। तो ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र की एक अच्छी सी परिभाषा है कि शासन की वह व्यवस्था जिसमें शासक का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासक का चुनाव जनता के द्वारा किया जाए, लोगों के द्वारा किया जाए, वही क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का तो शाब्दिक अर्थ ही है जनता का शासन। अब जनता का शासन कैसे आएगा? अब ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति शासन करने लगेगा। तो करते क्या हैं कि सभी व्यक्ति मिलकर एक शासक का चुनाव करते हैं, फिर वह शासक उनके लिए नियम कानून बनाता है, उनके लिए लोकहित के कार्य करता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, समकालीन विश्व में लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। समकालीन विश्व का मतलब आधुनिक विश्व में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय प्रणाली रहा है। दुनिया के अधिकांश देश लोकतांत्रिक हैं और कुछ बचे खुचे देश हैं जो भी हैं वह भी अब लोकतंत्र के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, यानी वे भी लोकतंत्र को अपना रहे हैं। किसी न किसी रूप में उन्होंने लोकतंत्र को अपनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा लोकतंत्र शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा, दास प्रथा की समाप्ति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने लोकतंत्र के बारे में एक क्वेट कहा है। देखिए उन्होंने क्या कहा है। अब्राहम लिंकन का कहना है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता पर शासन, यानी जनता ही जो है शासक का चुनाव करती है और अपने लिए ही करती है, और वह शासक क्या करता है, उसी जनता पर शासन करता है, यानी उसी जनता के लिए कार्य करता है। ठीक है, इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने यह कथन कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता पर शासन है। अगर आप एक परिभाषा की तलाश में हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन की तलाश में हैं, तो यह भी आपके लिए एक अच्छी परिभाषा हो सकती है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता पर शासन। अगर आप इसे लिखते हैं और आप ये भी जानते हैं कि यह कथन किसका है, अब्राहम लिंकन का है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। जब भी आप एग्जाम में किसी महान व्यक्ति का ट्वीट लिखते हैं और उसके आगे उसका नाम लिखते हैं, तो वह जानकारी प्रमाणिक हो जाती है, जिससे एग्जामिनर पर जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य परिभाषा आपने जानी थी कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासक का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। तो अब तक हमने लोकतंत्र के बारे में जान लिया है। आइए अब कुछ एमसीक्यूज करते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो इससे जो हमारा ब्रेन है वह बातों को सोचता है, जिससे वह सक्रिय होता है और बातों को याद रखने के लिए
ट्रेंड हो जाता है। ठीक है, तो आइए कुछ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो हो रहा है। क्वेश्चन है, शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था क्या है? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी कुलीन तंत्र, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी ए सभी। तो अभी आपने जाना कि शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था क्या है? लोकतंत्र है। राजतंत्र तो हो नहीं सकता, कुलीन तंत्र भी नहीं हो सकता, क्योंकि राजतंत्र और कुलीन तंत्र दोनों का मतलब एक ही है। वही शासन व्यवस्था जो केंद्रीकृत होती है, सैन्य बल पर आधारित होती है, तानाशाही होती है, दमनकारी होती है, यानी जनता की आवाज़ को दबाती है, निरंकुश होती है, यानी जिस पर कोई अंकुश नहीं होता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था को तो हम सर्वोत्तम नहीं मान सकते। लोकतंत्र जो है राजनीतिक समानता के आधार पर कार्य करता है, योग्यता के आधार पर कार्य करता है, नियम कानून के आधार पर कार्य करता है। तो इन तीनों ऑप्शंस में से जो मुख्य ऑप्शन 3 ऑप्शन हैं, उनमें सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था कौन सी हो जाएगी? लोकतंत्र। ठीक है, आपका सही उत्तर क्या है? लोकतंत्र। अगला MCQ क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता पर शासन है, यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता पर शासन है, यह कथन किसका है? जस्ट अभी हमने इसकी चर्चा की थी। आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कमेंट करें। ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी मार्टिन लूथर किंग। तो जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, आई वेटेड, आप कमेंट करें। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन। जिन्होंने भी अब्राहम लिंकन कमेंट किया है उनके उत्तर सही हैं। अभी आपने जाना कि अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता पर शासन। ठीक है, हम आपसे एक सवाल करें कि लोकतंत्र का मुख्य बिंदु क्या है? ठीक है, आप सोचिए जरा कि लोकतंत्र का मुख्य बिंदु क्या है, यानी लोकतंत्र का मुख्य अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? लोकतंत्र का सही अर्थ क्या होता है कि जिसमें शासक का चुनाव जनता के द्वारा किया जाए। अब हम कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से लोकतंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, लोकतंत्र के गुणों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण है हमारे पास पाकिस्तान का। ध्यान देंगे, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार थी, वहाँ शुरू से लोकतंत्र था जब से पाकिस्तान की स्थापना हुई। लेकिन अक्टूबर 1999 में वहाँ के एक आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ, नाम क्या है? परवेज मुशर्रफ, जो कि आर्मी जनरल हैं, उन्होंने क्या किया? अपने सैनिक तख्तापलट द्वारा शासन का बागडोर खुद के हाथ में ले लिया। यानी उन्होंने शासन को अपने हाथों में ले लिया और वहाँ की जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार थी उसे उखाड़ फेंका। उन्होंने स्वयं को मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया, यानी देश का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यवाहक घोषित किया, और बाद में उन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। तो उन्होंने क्या क्या किया? सबसे पहले उन्होंने अक्टूबर 1999 में लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका सैनिक तख्तापलट के द्वारा, और स्वयं को क्या कर दिया? मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने स्वयं को वहाँ का राष्ट्रपति बना दिया। ठीक है, 2002 में उन्होंने एक जनमत संग्रह कराया और अपने कार्यकाल को 5 वर्षों के लिए बढ़ा लिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वे एक सैनिक यानी कि आर्मी जनरल हैं, तो जो भी जनमत संग्रह हुआ वह मान के चलिए कि बंदूक की नोक पे हुआ। ठीक है, डर के आधार पे हुआ।
तो जनता को मजबूरी में उन्हें वोट देना पड़ा, जिसके आधार पे उन्होंने अपने कार्यकाल को 5 वर्षों के लिए बढ़ाया। अब इसका हुआ क्या कि पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठन और ऐसे लोग जो भी लोकतंत्र के लिए कार्य कर रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनमत संग्रह कराया है, यह एक धोखाधड़ी है, इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। ठीक है, तो अब जनरल परवेज मुशर्रफ के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही थी। वो समस्या क्या थी? पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठन जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, उन्होंने अगस्त 2002 में लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए, वहाँ का एक कानून था, नाम है लीगल फ्रेमवर्क आर्डर, इसके द्वारा पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला। ठीक है, यानी संविधान में ही बदलाव कर डाला, एकदम से वहाँ के संविधान को बदल करके रख दिया। उन्होंने जो कानून बनाया, जो नया कानून बना, नया संविधान बना, इसके अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है, यानी जो भी वहाँ की राष्ट्रीय संसद है, इसके अलावा जो विधानसभाएं हैं, उन्हें जो है राष्ट्रपति भंग कर सकता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी तय की गई। ठीक है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनेगी, जिसका मुख्य कार्यवाहक कौन होगा? वहाँ के राष्ट्रपति होंगे, जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ खुद ही हैं। उन्होंने क्या कर दिया? एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया, जो क्या करेगा? मंत्री परिषद के कामकाज पर निगरानी करेगा, यह कहकर कि कहीं मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री जो है वह कोई देश विरोधी कार्य तो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए बनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, और इसके जो भी सदस्य थे उसमें मैक्सिमम 95% जो थे वो पाकिस्तान के फौजी अधिकारी थे। ठीक है, यानी मिलिट्री से ही अधिकारी इसमें जो है क्या बने हुए थे? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य बने हुए थे। इतना सब होने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव करवाया। अब जो भी चुने हुए प्रतिनिधि थे उन्हें कुछ अधिकार भी मिल गया, यानी चुनाव हुआ और उन चुने प्रतिनिधियों को अधिकार भी दिया गया, लेकिन फिर भी जो है सर्वोच्च सत्ता आर्मी के पास ही थी। अब आप बताइए, क्या इसे एक लोकतंत्र कहा जा सकता है, जहां चुनाव तो हो रहा है लेकिन बंदूक की नोक पर हो रहा है? पूरे के पूरे संविधान को बदल डाला गया। वहां पर एक ऐसा संविधान बना दिया गया कि मीडिया जो है आलोचना नहीं कर सकती है। ठीक है, मानवाधिकार संगठनों पर रोक लगा दिया गया। राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को दे दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाई गई, जो क्या करती है? मंत्रिपरिषद के कार्यों पर निगरानी करती है। इस प्रकार से पाकिस्तान के लोगों ने चुना तो, लेकिन क्या जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके पास बड़े फैसले करने का अधिकार है? नहीं। अंतिम फैसला कौन कर रहा है? पाकिस्तानी सेना के अधिकारी कर रहे हैं, यानी जनरल कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल कर रहे हैं। ऐसे बड़े अधिकारियों के पास जो है मुख्य फैसले लेने का अधिकार था। तो इसे हम जो है एक सही लोकतंत्र, एक आदर्श लोकतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि यह लगभग जो है तानाशाही से मैच करता है। और तानाशाही किसका गुण रहा है? आपने अभी पढ़ रखा है। किससे मैच करता है? राजतंत्र से मैच करता है। ठीक है, तो यहाँ औपचारिक रूप से संसद और सरकार तो थी, लेकिन असली सत्ता जो है उन प्रतिनिधियों के पास नहीं थी, बल्कि सेना के अधिकारियों के पास थी। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि किसी देश में चुनाव होता है, लेकिन उसकी जो असली पावर होती है, असली शक्ति होती है, वो किसी बड़े देश के हाथ में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोकतंत्र के पहले गुण पे पहुँचते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय की शक्ति जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान में यह नहीं था, इसलिए पाकिस्तान को एक लोकतांत्रिक देश न कहने के कई कारण हैं। ठीक है, अब हम अपने दूसरे उदाहरण पे आते हैं, चीन के उदाहरण पे। ठीक है, एक हमारा पड़ोसी देश है चीन, उसके उदाहरण पे आते हैं। चीन की संसद है, उसका नाम ज़रा ध्यान सुनिएगा। आप जानते हैं चीनी भाषा जो है एक कठिन भाषा है, दुनिया की सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, चीन की संसद का नाम है कवांगुओ रेममिन दाई बियाओ दाहुई। इसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय जन संसद। ठीक है,
यहाँ संसद के लिए प्रत्येक 5 साल पे चुनाव होता है, जहाँ पूरे चाइना से लगभग 3000 संसद के सदस्य चुने जाते हैं और संसद के पास राष्ट्रपति को चुनने की शक्ति है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक समस्या है। वो समस्या क्या है कि जिन सदस्यों को चुनाव लड़ना है उन्हें सबसे पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन लेनी पड़ती है। अब सीधी सी बात है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, आप सोच कर देखिए कि चुनाव होना हो और वहाँ का नियम बना दिया गया। मान लीजिए कि आप प्रत्याशी हैं और मैं भी प्रत्याशी हूँ और मेरे पास पावर है कि किसी को भी चुनाव लड़ना है तो उसे पहले आके मुझसे परमिशन लेनी होगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं भी तो प्रत्याशी हूँ, मुझे जीतना है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे व्यक्ति को कभी भी परमिट नहीं करूँगा जो मुझे चुनाव में हरा सकता है। मुझे क्या करना है, चुनाव का दिखावा करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो छोटे छोटे दल हैं यानी जो मुझे हराने की शक्ति नहीं रखते हैं उन्हें मैं परमिशन दे दूंगा, उन्हें परमिट कर दूंगा, और जो बड़े दल हैं जो मुझे हरा सकते हैं उन्हें परमिट नहीं करेंगे। इस तरीके से चुनाव भी होगा और मैं जीत भी जाऊंगा। और लगभग यही जो है चाइना में होता है कि जिन सदस्यों को चुनाव लड़ना है उन्हें पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन लेनी पड़ती है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी किसी बड़े दल को परमिशन देती नहीं है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि चीन में हमेशा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन रहा है। ठीक है, अगला उदाहरण हम मैक्सिको का लेते हैं। मैक्सिको 1930 में आज़ाद हुआ। यहाँ प्रत्येक 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस देश में एक खास बात रही कि यहाँ कभी भी तानाशाही नहीं आई, कभी भी मिलिट्री शासन नहीं आया। लेकिन सन 2000 तक एक चीज़ देखा गया कि यहाँ एक पार्टी थी PRI यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। इसी पार्टी को जीत मिलती थी। अब कैसे, आखिर क्या ये पार्टी इतनी ज़्यादा लोकप्रिय थी कि इसके सामने कोई टक्कर देने वाला नहीं था, हर बार क्यों यही जीत रही थी? तो यह इतना लोकप्रिय नहीं थी, बल्कि यह साम दाम दंड भेद हर तरीके का उपयोग करके चुनाव जीतती थी। ठीक है, चुनाव में धांधली के लिए जो PRI पार्टी थी वह कुख्यात थी। ठीक है, जो भी सरकारी दफ्तर में कार्य करने वाले लोग हुआ करते थे, जो भी सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे, उनके लिए एक अनिवार्य नियम था कि कोई भी PRI पार्टी की मीटिंग होगी तो उन्हें आना है, क्योंकि PRI सत्ता में थी और वह सरकारी कर्मचारियों के ऊपर दबाव डालती थी कि वह उसकी पर्सनल जो पार्टी मीटिंग है उसमें आएँ। इसके अलावा जो सरकारी स्कूल थे वहाँ के अध्यापकों से कहा जाता था कि वे अपने छात्रों से कहें कि वे अपने माता पिता को जाकर कहें कि वो PRI को वोट दें। ठीक है, मीडिया जो थी वह भी क्या करती थी, विपक्षी दलों की आलोचना करती थी। यानी कि चाटुकारिता का काम था कि जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं उनकी लगातार जो है बड़ाई करना। तो इस तरीके से जो है PRI पार्टी जो है चुनाव जीत जाती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि एकदम अंतिम समय पर चुनाव वाले दिन ही मतदान केंद्र ही बदल दिया जाता था। यानी PRI क्या करती थी, जहां देखती थी कि उसके खिलाफ वोट पड़ रहा है वो उस क्षेत्र से जो वोटिंग सेंटर था उसे ही हटा देती थी, जो बूथ था उसे हटा करके अपने क्षेत्र में ट्रांसफ़र करवा लेती थी। इन्हीं सब कारणों से जो है PRI जो है लगातार वहाँ शासन में बनी हुई थी। ठीक है, चाइना के उदाहरण और मैक्सिको के उदाहरण से हमें क्या सीखने को मिलता है? यहाँ दोनों ही जगहों पर एक जो चुनाव है वह स्वतंत्र नहीं, निष्पक्ष नहीं। अब एक कौन सा जनता का शासन है, आप सोच कर देखिए, एक कौन सा लोकतंत्र है। ठीक है, तो लोकतंत्र का दूसरा गुण हमें सीखने को मिलता है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। ठीक है, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत और हार के समान अवसर हों। जितना उनके जीतने के चांसेस हों उतने ही उनके हारने के भी चांसेस हों, जिससे क्या है कि सत्ता में बैठे लोगों को डर रहेगा। ठीक है, चाइना और मैक्सिको के उदाहरण में हमने देखा यहाँ चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन वो चुनाव बिल्कुल भी स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं है। ठीक है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी
एक ज़बरदस्ती वाले रवैये से शासन में बनी हुई है। वहीं मैक्सिको में PRI जो है चुनाव में धांधली करवा के जीत रही है। तो यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। तो लोकतंत्र की जो दूसरी आवश्यकता है वह क्या हो जाती है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। ठीक है, आइए अब आपकी स्क्रीन पर MCQ शो होता हुआ। तो पहले हम लोग अब MCQ हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चीन में किस पार्टी का शासन रहता है? ऑप्शन ए लिबरल पार्टी, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन डी रेडिकल पार्टी। तो चीन में किस पार्टी का शासन रहता है? अभी आपने पढ़ा कि प्रत्येक दल को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी होती है। वह कभी भी बड़े दल को परमिशन देती नहीं और लगातार शासन में खुद बनी रहती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चीन की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन ए राष्ट्रमंडल संसद, ऑप्शन बी प्रतिनिधि सभा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय जन संसद, ऑप्शन डी संसद। तो सही उत्तर क्या होगा? आप कमेंट करिए। तब तक ध्यान दीजिए, राष्ट्रमंडल संसद ऑस्ट्रेलिया की संसद है, प्रतिनिधि सभा न्यूजीलैंड की संसद है और संसद, केवल संसद जिसमें लिखा है वह भारत की संसद है। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय जन संसद। ठीक है, चीन की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय जन संसद। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई किसने की? यानी सैनिक तख्तापलट को किसने अंजाम दिया? ऑप्शन ए शेख मुजब्बिर रहमान, ऑप्शन बी बेनजीर अली भुट्टो, ऑप्शन सी जनरल परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन डी नवाज शरीफ। तो पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट किसने किया था? अभी आपने सैनिक तख्तापलट की पूरी कहानी जानी कि एक आर्मी जनरल जिसका नाम परवेज मुशर्रफ है, उसने क्या किया कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और स्वयं जो है देश का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गया, बाद में राष्ट्रपति बन गया और उसने जो है पूरे पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। और लगभग वही संविधान पर आज भी पाकिस्तान में कार्य हो रहा है। यानी वहाँ आज भी वास्तविक सत्ता आर्मी के पास होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनरल परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई करने वाले व्यक्ति का नाम है जनरल परवेज मुशर्रफ। हालांकि बाद में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फांसी की सज़ा भी सुनाई थी। इनके देश में ही इन्हें फांसी की सज़ा हुई थी। आगे ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित होता है। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में 2015 तक औरतों को मत प्रयोग का अधिकार नहीं था। ठीक है, वहाँ महिलाओं को 2015 के बाद जो है वोटिंग का अधिकार मिला था, वोट देने का अधिकार मिला था। इसी प्रकार से एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए कि वहाँ जो रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोग थे उन्हें मतदान का अधिकार हासिल करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। एक अन्य उदाहरण फिजी का है। फिजी की चुनाव प्रणाली भी कुछ इसी प्रकार है कि वहाँ के जो मूलवासी हैं, जो वहीं के लोग हैं, वहाँ के लोगों का वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों से वोट से ज़्यादा है। अब आप कहेंगे इसमें क्या गलत है? फिजी अपने नागरिकों को अधिक महत्व दे रहा है, जो बाहरी नागरिक हैं उन्हें कम महत्व दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, वो भारतीय मूल के हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि मेरी 2-3 पीढ़ी पहले मेरे दादा परदादा जो है भारत में जन्मे थे और फिर मैं गया और मैंने जो है अमेरिका की नागरिकता ले ली या फिजी की नागरिकता ले ली। ठीक है, अब मैं फिजी का नागरिक हुआ, लेकिन जो मेरी मूल उत्पत्ति थी वो कहाँ थी? भारत थी। तो मैं भारतीय मूल का हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, जो फिजी के नागरिकों की बात हुई है, 2 प्रकार के हैं, एक फिजी के मूल नागरिक और एक भारतीय मूल के नागरिक, लेकिन हैं तो फिजी के ही नागरिक। अब भाई अगर वोट का
समान महत्व नहीं देना था, एक समान मूल्य आपको नहीं रखना है, तो फिर आपको नागरिकता भी नहीं देनी चाहिए थी। आखिर नागरिकता दी है तो अब आपके नागरिक हैं, भारतीय मूल का होने से क्या फ़र्क पड़ता है, हैं तो फिजी के ही नागरिक, ठीक है। तो उन्हें जो है एक समान मूल्य मिलना चाहिए वोट का। तो यहाँ लोकतंत्र के एक तीसरे गुण की चर्चा होती है कि लोकतंत्र में राजनीतिक समानता आवश्यक है। लोकतंत्र में हर वयस्क व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होना चाहिए और हर एक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, ठीक है। जब हम इसका पालन करेंगे तभी जो है राजनीतिक समानता आएगी, यानी एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, ठीक है। एक व्यक्ति के पास एक वोट देने का अधिकार होगा और प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य एक समान होगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या तात्पर्य है। तो ध्यान दीजिएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मत प्रयोग का अधिकार है, ठीक है। जो भी वयस्क व्यक्ति होगा उसे क्या करना है, उसे मत प्रयोग करना है। यह जो है संविधान अधिकार देता है। जैसे कि भारत में वयस्कता की आयु 18 वर्ष है, यानी भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को मत प्रयोग का अधिकार है और इसे ही क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मत प्रयोग का अधिकार होता है। आपकी स्क्रीन पे MCQ शो हो रहा है। क्या कह रहा है, भारत में मत प्रयोग की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है। भारत में मत प्रयोग की न्यूनतम कानूनी आयु, ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो भारत में वयस्कता की आयु क्या है, आप सभी जानते हैं, जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तभी वोट दे सकते हैं, इतना तो पता ही है, ठीक है। तो यही है सही उत्तर आपका कि 18 वर्ष, ठीक है। अगली ऐतिहासिक घटना का उदाहरण जिम्बाब्वे का है। जिम्बाब्वे 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से आज़ाद हुआ। इसके बाद देश में ज़ानु-पीएफ दल का राज था, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इनके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित होते थे और हर बार जो है ज़ानु-पीएफ दल ही जीतता था। इसके पीछे का रीज़न ये था कि वहाँ राष्ट्रपति मुगाबे जो है बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं अपनी लोकप्रियता का गलत इस्तेमाल किया। वो केवल अपनी लोकप्रियता के बल पर ही नहीं जीतते थे, बल्कि वो चुनाव जीतने के लिए कुछ गलत रास्तों का भी उपयोग करते थे। जैसे उन्होंने कई बार संविधान को बदलाव किया और राष्ट्रपति के जो पावर्स होती हैं, जो शक्तियां हैं, उसमें लगातार वृद्धि किया और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर दिया। इसके अलावा विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, उनकी सभाओं में जो है गड़बड़ी कराई जाती थी। जो भी सरकार विरोधी आंदोलन थे, प्रदर्शन थे, उन्हें गैर कानूनी घोषित किया गया था, ठीक है। और इसी प्रकार से एक और कानून था कि राष्ट्रपति की आलोचना करना लगभग जो है राजद्रोह का मामला माना जाता था, ठीक है। टेलीविज़न और रेडियो जो भी थे वह सब सरकार के नियंत्रण में थे, यानी उस पर केवल जो है ज़ानु-पीएफ दल के बारे में ही, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें ही प्रसारित की जाती थी। इन जनता को ऐसा दिखाया जाता था कि ज़ानु-पीएफ दल जो है क्या कर रही है, जनता के लिए जो है लगातार लोकहित के कार्य कर रही है। अखबार स्वतंत्र थे, लेकिन अगर अखबार सरकार के खिलाफ कुछ लिख दे रहा है तो फिर अखबार को ही परेशान किया जाता था, यानी एकदम डर का पूरा शासन बना के रखा था राष्ट्रपति मुगाबे ने, ठीक है। और जो वहाँ के जजेस थे, जो न्यायपालिका थी, उनके ऊपर भी एक तरह का दबाव डाला जाता था कि वह सरकार की बातों को माने, उनके खिलाफ जो है फैसले ना दें। कई बार ऐसा हुआ कि वहाँ की न्यायपालिका ने, वहाँ के जजेस ने कुछ फैसले सुनाए जो सरकार के खिलाफ थे,
तो सरकार ने उसे एकदम से अनदेखा कर दिया, उसे मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। आखिर कितने दिन चल सकता है? आप सोचिए कि ऐसी शासन व्यवस्था आखिर कितने दिन चलेगी। जिम्बाब्वे के उदाहरण से हमें एक चीज़ जरूर सीखने को मिलती है कि शासक कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, वह भी जो है तानाशाह हो सकता है, वह भी गैर लोकतांत्रिक हो सकता है, वह भी निरंकुश हो सकता है, वह भी दमनकारी हो सकता है, वह भी सैन्य बल पर आधारित हो सकता है। ठीक है, तो लोकप्रियता केवल चुनाव के लिए आवश्यक नहीं है। चुनाव में आवश्यक है कि सत्ता का परिवर्तन होते रहना चाहिए, यह बड़ा ज़रूरी होता है। जब कभी भी एक ही दल लगातार शासन में बना रहता है तो वह डेफिनेटली जो है निरंकुश हो जाता है, तानाशाह हो जाता है। इसलिए जनता को ये बात समझनी चाहिए कि वह क्या करे, सत्ता का परिवर्तन करते रहे। ठीक है, उसे करना क्या है कि हमेशा राजनीतिक दलों में एक डर बैठा के रखना है कि असली शक्तियाँ जो हैं वो जनता के हाथ में है, जनता जब चाहेगी इन्हें शासन से हटा देगी। इसलिए वे कभी भी जनता के खिलाफ जाने की हिमाकत नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने लोकतंत्र के चौथे गुण पर चर्चा की कि लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर काम करती है। ठीक है, अब तक आपने लोकतंत्र और लोकतंत्र की मौलिक आवश्यकताओं के बारे में जाना कि लोकतंत्र की क्या क्या आवश्यकताएं हैं जिनके बिना लोकतंत्र अधूरा है। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस शो हो रहे हैं जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना है। अगली क्लास में हम लोग एक आदर्श लोकतंत्र की विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि एक आदर्श लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, जिसका आधार लोकतंत्र की आवश्यकता से ही निकल कर आएगा। इसके अलावा हम लोग अगली क्लास में लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और लोकतंत्र के खिलाफ तर्क पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस प्रश्नों को हल करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।